अभी तक कौन पार्टी आपको आगे दिख रही है और कौन पीछे दिख रही है? देखिए, वर्तमान में तो बीजेपी का शासन है, इसी की चर्चाएं हैं, इसी के ही काम की तुलना की जा सकती है। और मुझे तो कोई कांग्रेस दिखती नहीं है। मैंने आज ही समाचार में पढ़ा कि हर मोबाइल रखने वाला आदमी मीडिया कर्मी बन गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी संगठन के तौर पे बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेस का पता ही नहीं है हल्द्वानी का शहर अध्यक्ष कौन है। तो कांग्रेस तो कमजोर है ही है वर्तमान में बीजेपी से। तो कांग्रेस को क्या करने की जरूरत है? कांग्रेस को रोड पे आए, काम करे, धरातल में आए, उनकी परेशानियां सुने, उनको अपने मुख्यधारा से जोड़े। आजकल सिलेंडरों का चल रहा है कि लेकिन वो ठीक है कि वो विदेश में लड़ाई चल रही है और कम सप्लाई आ रही है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो भी प्रॉपर चले, ब्लैक मार्केटिंग तो ना हो। हाँ, मार्केटिंग ना हो, प्रॉपर बटे। जो जिसने बुक कराया, टाइम से कराया, घर घर तो कोई सुनवाई नहीं है, सारे ऐप फेल है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। उत्तराखंड चुनावी राज्य बनता जा रहा है और आने वाले करीबन 8 या 10 महीनों के अंदर यहाँ पे चुनाव होने हैं। और देखा भी जा रहा है कि पार्टियों ने, बीजेपी, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी अपनी रैलियां और अपने अपने जो भी उनके चुनावी कार्यक्रम हैं वो बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हल्द्वानी में इस समय हम हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उस दौर के छात्र नेता और इस दौर के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन हल्द्वानी के अध्यक्ष पंकज जायसवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट इंडिया पर। आपने मुझे इतना बहुमूल्य समय दिया और मेरे विचार सुनने के लिए जो आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद है। अच्छा, मैंने सही बताया ना कि उस दौर के छात्र नेता? जी हाँ, मैं पहले में था और उत्तराखंड का जो आंदोलन था, आप आंदोलनकारी भी रहे। जी रहे। आप व्यवसायी भी हैं और आप उत्तराखंड हल्द्वानी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, मैंने पत्रकारिता भी करी और दैनिक जागरण में मैंने दिल्ली में नौकरी भी करी। पढ़ने के बाद आप जर्नलिस्ट भी रहे? हाँ। पढ़ने के बाद मैं सीधे वहीं मैंने एक नौकरी करी कुछ समय, ज़्यादा तो नहीं करी, 6 महीने करी। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ बुला लिया और अपने साथ कारोबार में लगाया। मैं NSY का प्रेसिडेंट था, फिर जनरल सेक्रेटरी रहा, कई चीज़ रही। और तो मतलब चुनाव भी लड़ा, नैनीताल DSB में। और उसमें मैं विजय तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर रही। आप उत्तराखंड राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप हमको बताएंगे। और पार्टियों को भी आप कुछ संदेश देने की कोशिश करना कि जी कौन मतलब कितने पानी में है और कौन ऊपर है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जी। सर, थोड़ा सा मैं सवाल वो भी करूंगा कि जो कई भ्रष्टाचार वाले मुद्दे भी उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, तो खुल के थोड़ा सा बात करते हैं। जी तो सर, अभी पहला सवाल ये है कि जैसे अब मैंने बताया कि उत्तराखंड चुनावी राज्य बनता हुआ जा रहा है, चुनाव होने हैं 10 महीने के अंदर होने हैं। 10 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि इस समय, अभी हम ये इंटरव्यू मार्च के महीने में कर रहे हैं 2026 में, अभी तक कौन पार्टी आपको आगे दिख रही है और कौन पीछे दिख रही है? देखिए, वर्तमान में तो बीजेपी का शासन है, इसी की चर्चाएं हैं, इसी के ही काम की तुलना की जा सकती है। और मुझे तो कोई कांग्रेस दिखती नहीं है, दिख नहीं रही है। और ना ही वो आपसी तरह उनके अंदर गुटबाजी है कि वो आगे बढ़ पा रही है। वो आपस में उलझी रहती है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो करा, इसने ये करा। परेशानी यही है कि कांग्रेस अपने में ही लड़के ख़त्म हो रही है। और बीजेपी से मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि विगत कांग्रेस के शासनकाल से जो काम, देखिए, पैसा चलता है, भ्रष्टाचार होता है, तो विधानसभा में भुवन कापरी जी ने भी कह दिया कि MLA फंड से तक 5% 10% जितना भी का होगा, मुझे ध्यान नहीं है, कि अफसर कमीशन लेते हैं। कि शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताऊंगा आपको, बाद में सुनाऊंगा कि कापरी जी ने पिछले बार सदन में बोला था कि MLA के फंड से भी कमीशन जाता है। उसका कोई विरोध मुख्यमंत्री जी ने या किसी नेता मंत्री ने जाता है फंड? अफसरों को कमीशन जाता है। कमीशन, हाँ, कमीशन जो विधायक निधि से काम होता है उस तक में। अच्छा, उसमें भी अफसर जो हैं कमीशन लेते हैं कि ये तो कितना बड़ा, तभी मैं कलम चलाऊंगा और उसको पास करूँगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड में कि विधायक अधिकारी इस लेवल पर खेल रहे हैं या काम कर रहे हैं, हम इसको खेल ही कहेंगे। खेल ही इतना बड़ा, और ये तो ओपन है, पूरे उत्तराखंड के बच्चों को पता है। तो फिर उन पर कार्रवाई भी कैसे होगी जब? हाँ,
तो कोई जब सब मिली भगत है। मुख्यमंत्री जी ने ही कोई विरोध नहीं किया, किसी भी मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि ऋतु बहुगुणा जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं जांच कराऊंगी। तो ये तो एक दुर्भाग्य है ही है उत्तराखंड का कि यहाँ उत्तराखंड में इस टाइम चरम सीमा में भ्रष्टाचार है हर जगह, क्योंकि मैं कारोबार से भी कनेक्टेड हूँ। अभी आपको एनओसी भी चाहिए, छोटी से छोटी एनओसी भी, उसके भी रेट फिक्स है, मतलब अफसर बेलगाम है बिल्कुल। और कोई व्यवसायी डर के मारे बोल भी नहीं सकता कि मैंने रिश्वत दी है, उससे किसी और चीज़ में फंसा दिया जाएगा। रिश्वत देने वाला फंस जाएगा, लेने वाला नहीं फंसेगा। तो हम तो चले पॉलिटिकल छात्र यूनियन छात्र की पॉलिटिक्स से आए, थोड़ा बोलने का साहस रखते हैं। जो प्योर व्यवसायिक होगा वो बोल नहीं सकता कि मैंने पैसा दिया है। तो उत्तराखंड में आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इतना कुछ हो रहा है, इतना आप देखते हैं कि सुनते भी होंगे कि खनन में इतना कि ओवरलोड ट्रक पकड़े गए और चोरी हुई, रात भर जेसीबी चल रही है। और कभी कभी आप सुनते होंगे कि माफिया ने ट्रक चढ़ा दिया अधिकारी के ऊपर। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि कितना बेलगाम चल रहा है, अफसर बिल्कुल बेलगाम है। मैं जो अपने पुष्कर धामी जी हैं, मैं इनसे संतुष्ट हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अफसरों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसा ये उनका दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी अधिकारी में, कहीं भी। आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, पहाड़ में देखा कि एक दरोगा ने मेरे मुंह में पेशाब करी और बहुत आंदोलन भी चला। मैंने वो एक लड़का सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता है किसी अधिकारी के लिए। हाँ। तो भैया उसका वो बनाया जा रहा है, उसका वो तो करिए, अंत तो करिए, चेक तो करिए ये फैक्ट सच है कि गलत है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे। हाँ, सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक होने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, जनता में सही मैसेज पहुंचना चाहिए, क्या गलत है क्या नहीं है। तो छूट तो नहीं दे सकते ना। वैसे मोबाइल से ही आप पूरा दुनिया चल रही है। आज एक सुप्रीम कोर्ट का कि हर मोबाइल रखने वाला आदमी मीडिया कर्मी बन गया है। कुछ जवाबदेही तो हो किसी की। आज के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि हर मोबाइल रखने वाला आदमी मीडिया कर्मचारी बन गया है। क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ा लिखा है, किसी से है नहीं है, क्या सच कह रहा है, क्या झूठ कह रहा है, कुछ नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है, जब चुनाव होंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अपनी अपनी ताकत झोंकेगी। लेकिन बीजेपी के लोग भी या कांग्रेस के भी लोग भी जनता की समस्याएं नहीं उठा पा रहे हैं कायदे से। अभी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी संगठन के तौर पे बहुत स्ट्रांग है। उनका कहाँ तो पन्ना प्रमुख, बस्ती प्रमुख, तमाम बड़ी, मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, बहुत बड़ा संगठन, बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेस का पता ही नहीं है हल्द्वानी का शहर अध्यक्ष कौन है, कौन ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, कौन कमेटी का है, कहाँ वर्क हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो कांग्रेस तो कमजोर है ही है वर्तमान में बीजेपी से। तो कांग्रेस को क्या करने की जरूरत है? कांग्रेस को रोड पे आए, काम करे, धरातल में आए, वर्क अपने जितने भी चाहे कम बचे कार्यकर्ता उनकी पूछ करे, उनको उनकी परेशानियां सुने, उनको अपने मुख्य धारा से जोड़े। मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस अपने सोशल हैंडल से चुनाव लड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके कहने पे ऐसा लग रहा है कि जमीनी स्तर पर उनके काम नहीं होता ना, काम नहीं हो रहा। देखिए सोशल हैंडल पर ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा औजार है, कोई बात, लेकिन वो सिर्फ 30% लोगों का औजार है। 70% आदमी को आपको रोड पे ही आना पड़ेगा, काम दिखना पड़ेगा कि इन्होंने काम किया, जनता की समस्या उठाई। आजकल सिलेंडरों का चल रहा है कि, लेकिन वो ठीक है कि वो विदेश में लड़ाई चल रही है और कम सप्लाई आ रही है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो भी प्रॉपर चले, ब्लैक मार्केटिंग तो ना हो, मार्केटिंग ना हो, प्रॉपर बटे। जो जिसने बुक कराया टाइम से कराया, घर घर तो कोई सुनवाई नहीं है, सारे ऐप फेल है। जमाखोरों पर कार्रवाई हो, जमाखोरों को देखा जाए, जमाखोरों की सेटिंग है अफसरों से। यहाँ पर तो क्या हल्द्वानी में 2-3 एजेंसी गवर्नमेंट के निगम चलाती है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, वहाँ कोई अधिकारी सुनने वाला ही नहीं है। कहाँ बुक कराएं, कहाँ मिलेगी, कहाँ डिलीवरी होगी, कुछ नहीं पता। अधिकारी मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, ADM से लेके DM से लेके बोल देते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर सप्लाई हो रही है। उन्होंने भी एक लाइन बोली पेपर में कि कोई कमी नहीं है, प्रॉपर सप्लाई हो रही है, लेकिन उसके बिल्कुल बिलों में वो उल्टा है, नीचे आकार है, कोई किसी को पता नहीं कौन सिलेंडर देगा, कहाँ बुक होगा, कहाँ क्या होगा। लेकिन ये सब अपने ये एक स्टेटमेंट दे के पेपर में छपता ही है। DM कोई अधिकारी बोलेगा
वो खूब हैप्पी है कि साहब देखिए कल तो हमने बोला था जनता का जो मेन परेशानी है समस्या है उसके ऊपर ना तो किसी ना बीजेपी का ना कांग्रेस का किसी का भी वो नहीं है। हमें छोटी पार्टी थी यूकेडी, उससे बहुत उम्मीदें थी, वो भी आपस में लड़ झगड़ के ख़त्म ही हो गई है। अब थोड़ा सा उठे और वो घर का क्यों जाए काम करे, तो चाहिए यहाँ पर 3 पार्टियाँ होनी चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं तीसरा हो विकल्प होना चाहिए, जब हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा, हेल्दी लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे पार्टी को डर नहीं होगा कि भाई होगा। सामने से ये भाई इसके भी कुछ कैंडिडेट जीत सकते हैं, हमें सरकार बनाने में दिक्कत आ वो तो सकती है। फिर बेलगाम हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ जो आएगा वो करेगा। जैसे कई राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियां हैं, वही सरकार चला रही है, चलाती थी हर जगह ऊपर ना। जैसे एक उत्तराखंड को छोड़ के हर जगह रीजनल पार्टी चली है। ये वाला दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। तो यूकेडी का ऐसा क्या दुर्भाग्य रहा कि वो अपने आप को जमा नहीं पाए? आपस में लड़ गए, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई है, पार्टियों से मिल गए और कभी बीजेपी के पीछे लघु बने, कभी कांग्रेस के पीछे लघु बने, अपना कोई अस्तित्व नहीं जमा पाए। अपना कोई अस्तित्व नहीं बनाया। क्या प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा लीडर है जो ये सब कर सकता है? देखिए पुराने लीडर एक काशी के अंदर सिंह संभावनाएं थे, वो दिखती हैं। बुजुर्ग काशी सिंह थे, वो बुजुर्ग हो गए। विपिन त्रिपाठी जी थे, उनका स्वर्गवास हो गया। बडौनी जी साहब थे, उनका स्वर्गवास हो गया। अब नई पीढ़ी आए, ईमानदारी से काम करे, जातिवाद ना करे कि साहब पर्वतीय है गैर पर्वतीय है और ये है और वो है। ईमानदारी से उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करे तो जरूर आगे बढ़ेगी यूकेडी भी। इस चुनाव में 2027 में कुछ संभावना कुछ संभावना बनेगी अगर वो ईमानदारी से काम करेगी। वो पर्वतीय गैर पर्वतीय और ये और वो ये सब कुछ छोड़ के ईमानदारी से जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए चाहे किसी मूल के हो काम करेगी तो वो आगे बढ़ेगी। अभी के परिदृश्य में देखें तो आगे चुनाव तक कौन सी पार्टी आपको मजबूत लग रही है? अभी तो नंबर 1 देखिए, इस पर कोई दोहराई नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। ये कहावत भी है और सच भी है। तो अभी तो बीजेपी स्ट्रांग है, हालांकि जनता परेशान है, महामारी है, बता इतना भ्रष्टाचार है, हर तरीके से कहीं कोई काम नहीं। सबसे ज़्यादा तो धन सिंह फेल हुए, इसके लिए मेडिकल सुविधा पूरे उत्तराखंड में दे ही नहीं पाए। आज मैं पढ़ भी रहा था, मुझे बताया भी किसी ने कि वो क्या कहते हैं हटा दिए गए। अब देखिए 8 महीने में दूसरा जो भी बनेगा, स्वास्थ्य मंत्री कितना काम करता है कितना काम नहीं करता है। धन सिंह तो बिल्कुल फेलियर थे, एटीट्यूड में रहे, घमंड में रहे, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, ना शिक्षा में काम किया, क्योंकि उस शिक्षा के भी मंत्री है, उस शिक्षा की भी हालत खस्ता है। और राज्य की ये मेडिकल की भी हालत खस्ता है। MRI मशीन लगी हुई है, वो लगी हुई है, टेक्नीशियन नहीं है, वो नहीं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का फंड है उत्तराखंड में मेडिकल का, लेकिन उसको प्रॉपर चलाने वाले लोग ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं जी, वो मनमाने के तरीके से जो पेशेंट हैं उनसे पैसा लेते हैं, प्राइवेट। हाँ, तो क्या इन पर लगाम लगनी नहीं चाहिए? लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? जो एक सिस्टम है, जो एक रेट लिस्ट है और जो जितना होना चाहिए उसके अंतर्गत ही होना चाहिए। स्कूल और हॉस्पिटलों में अक्सर देखा गया है कि उनके जो फीस स्ट्रक्चर है स्कूलों का और हॉस्पिटलों का जो बेड या उनके जो डेली रूटीन की जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक बहुत मतलब कि महंगा हो जाता है कभी कभार। नहीं, वो बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि ये लोग शॉप में मर गए। बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग देख रहे हैं 8 मंजिल 10-10 लिफ्ट लगे। ये खर्चा कम करके मरीजों का बिल कम करें। ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं, वो अपना खर्चा कम करके बच्चों की फीस कम करें। पहले की जो नीतियाँ होती थी वो दिखावे की नहीं थी, वहाँ एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दी जाती थी, फीस कम होती थी, पढ़ाने वाले लोग होते थे, ऐसे हॉस्पिटल होते थे, वहाँ बहुत तामझाम दिखावा नहीं होता था, लेकिन कम पैसों में अच्छा उपचार होता था। अब तो कहते हैं अरे 5 स्टार फैसिलिटी लिखा ही होता है अस्पताल में, तो अब बड़े बड़े लग्जरी रूम बने हुए, AC चल रहे हैं, बड़ा वो चल रहा है, उसके अंदर से आप जिंदा आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कितने दिन तक आप मरे हुए पड़े हो डायलिसिस में, कुछ पता ही नहीं। खबरें ऐसी भी आती हैं, कई लोग मतलब मानवता भी हट गई है कि आदमी का एक ही काम हो गया, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। कुछ दे देते रिटर्न में, अगर हकीकत में चाहे एजुकेशन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी या सरकारी कर्मचारी भी अगर ऑनेस्टी से काम करें तो 10 गुना ज़्यादा काम होगा। अच्छा, कई बार ऐसे भी सवाल उठे हैं कि जैसे कि हॉस्पिटलों में ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और कॉलेजों में, स्कूलों में भी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो उस समय ये कहा जाता है कि
ये तो मतलब स्कूल या हॉस्पिटल ज़्यादातर नेताओं के हैं या तो उनके रिश्तेदारों के हैं, तो फिर कैसे मतलब इन नहीं होता ही है। देखिए ना, इसमें तो ये बात करने में कोई आपको या मुझे कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए, वाकई है 80% नहीं, इसमें ऐसा है, 80% हॉस्पिटल्स लीडर्स के हैं। एक कैलाश हॉस्पिटल की चेन है, वो खुद MLA MP है। और ये एक तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया, वो तो खैर शर्मा साहब अच्छे आदमी है, सुना है। और ऐसी कई सारे लीडर्स हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। स्कूल्स का तो मुझे बहुत पता है कि सारे बड़े बड़े नेताओं के स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्राइमरी, ये बहुत स्कूल के मैंने सुना है इंजीनियरिंग की लीडर्स के स्कूल बहुत हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत लीडर ये काम ही करते हैं लोग, उनके हॉस्पिटल में स्कूल ही है नेताओं के। अब उत्तराखंड में भी हो सकते हैं कि नेताओं के स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। तो भय मुक्त तो है ही वो। जैसे बीजेपी का एक नारा है कि भय मुक्त समाज, तो भय मुक्त तो वो है जो नेता हैं और साथ में स्कूल भी चला रहे हैं, हॉस्पिटल भी चला रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, ठेकेदार हैं। जब ये एक बात चल रही थी, अभी आपके मित्र बैठे थे सुदर्शन वाले, बता रहे थे कि किस MP का MLA का है वो, तो वो खुद उत्तराखंड का सबसे बड़ा ठेकेदार है और MLA भी है। अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे थे शुरुआत में चुनाव को लेकर, बीजेपी से आगे जाने के लिए कांग्रेस और UKD को क्या करना पड़ेगा? जमीनी स्तर पर और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और ऐसा करेगी तो जा पाएगी? ईमानदारी तो देखिए, ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। गणेश गोदियाल जी के अंदर, गणेश गोदियाल है, सुना है मैंने, मैं तो ज़्यादा परिचय नहीं है उनसे मेरा, लेकिन सुना है कि वो बहुत रोड के लीडर है, बहुत जमीनी नेता है। हाँ, उन्होंने जैसे ही वो अध्यक्ष बने तो आते ही उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए, एकदम से माहौल बदल गया। हालांकि अभी ठंडा पड़ा हुआ थोड़ा माहौल। तो एक बार तब, और अभी जब से वो इंडिया, ये तो उत्तराखंड में और उत्तराखंड के पूरे भारत में ये है कि हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। कोई नई समस्या आई है या हमें खुशी मिली तो हम पुरानी चीज़ भूल जाते हैं। तो वही अंकिता भंडारी वाला कितना पूरा उत्तराखंड में मूवमेंट चल रहा था, और कौन VIP है, कौन क्या है, किसे हटाओ। उसके बाद तो एक बड़ा बवाल भी हुआ था, सुरेश राठौर विधायक भी थे पुराने, कितना हंगामा हुआ था। कोई उनकी कथित पत्नी थी, कितना हंगामा, सोशल मीडिया, पेपर, TV चला, वो सब खत्म हो गया। तो ये तो हम लोग तो बोल ही जाते हैं ना कि वक्त बदला, टाइम बदला, आगे बढ़े, पुरानी सब चीज़ें भूल जाते हैं। उत्तराखंड क्या हो या पूरे इंडिया में ही। अच्छा सर, आप हल्द्वानी में रहते हैं और पिछले 10 सालों में हल्द्वानी का कितना विकास हुआ है? इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि जो स्वर्गीय इंदिरा जी थी, इससे पहले विधायक थी, उन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी थी यहाँ विकास के लिए। चाहे जू हो, चाहे ये बड़ा स्टेडियम हो, ये रोड का जाल हो, सीवर लाइनें हो, वाटर सप्लाई हो, और ISBT भी बहुत बड़ा उन्होंने प्लान किया था, दुर्भाग्यवश बन नहीं पाया। उनकी तो बहुत प्लानिंग थी बसाने की, रिंग रोड हो, कुछ भी हो, और बहुत आगे ले गई यहाँ, ऐसा है। और विकास किया उन्होंने, काफ़ी विकास किया। अब जो नए विधायक हैं, अब क्योंकि सरकार नहीं है तो उनके हाथ में क्या है, कुछ नहीं, वो कह ही तो सकते हैं। फिलहाल 4 साल में तो अभी कोई विकास हुआ ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, पिछले 10 साल में। फिर लेकिन एक जो नए मेयर, जब एक बार अपने CM वो आए थे प्रधानमंत्री जी, तो 2000 करोड़ रुपए का फंड दे गए थे यहाँ। अब वो बंदर बाट हो रही है, फिर तोड़ रहे हैं, फिर खड़ा कर रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं। फिर तो 10 दिन पहले रोड बनी, बिल्कुल डामर की, बहुत अच्छी वाली, 5 दिन बाद फिर खोद दी गई उसको कि इसमें अब वो जाएगा, पानी का पाइप जाएगा वाला। वो योजना पहले बनानी चाहिए। हाँ, वो सब कोई किसी से आपस में तालमेल ही नहीं है। तोड़ ले, बना रहे हैं, तोड़ ले, रोड चौड़ी होगी, कभी करे 21 PWD वाले रोड बना रहे तो बाद में जलने के माले आ रहे हैं कि भाई इसके नीचे तो हमें पाइप डालने हैं। विभागों का भी वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है कि भाई हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आपका काम है ऑलरेडी पहले ही, अभी पहले वो वाला कर लो। 2000 करोड़ रुपए तो बराबर उन्होंने बांटने थे ना, कमीशन बढ़ना था, सब जाना था, आना था, तो उसको तो उन्होंने बंदर बाट, इतना बुरा हाल किया पैसों का, अल्लाह नहीं है। रोड चौड़ी करी, सरकारी रोडें बनी, अभी स्टेडियम और अस्पताल और थाना है, अभी बहुत अच्छी रोडें बनी, उसकी दीवारें, वाटर, वो बाउंड्री वॉल, फिर उसमें क्रॉस के निशान लगे, वो फिर टूटेगी, फिर बनेगी, और कई करोड़ रुपए से बनी है वो। आपको पता है कि अगर हम सब ईमानदार हो जाएगा, हमारे अंदर वो आ जाए नेचुरलिटी, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने महत्वपूर्ण समय दिया हमको। आपका धन्यवाद है पंडित जी, जो आप दिल्ली से आए, और मुझ जैसे, मैं तो अब इतना एक्टिव भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे दोबारा से आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, और नहीं सर, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने काम किया है,
आप पहले राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और जैसा कि आपने बताया शुरू में सारी चीज़ें, तो आपका विचार बनता है और आप उत्तराखंड की राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हमको भी आपसे समझना था कि आखिर में हो क्या रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गलती कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी सर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता तो मैं हो नहीं, लेकिन यही है कि कभी खास पॉलिटिक्स पे रहने की वजह से थोड़ा नहीं कम्प्रोमाइज का नेचर नहीं है। नहीं बोलना चाहिए। देखिए समाज में रहते हैं तो बोलना चाहिए। कम्प्रोमाइज का नेचर नहीं है, जो गलत हो रहा है तो उसे गलत कहने की क्षमता रखता हूँ। नहीं सर, ये क्षमता रहनी चाहिए इंसान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।